अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कल कराची के हल्का NA 249 का ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के हवाले से लोगों के इस पूरे मामलात में सियासी हालात के हवाले से उनके जहन में इस वक्त क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, एक अवामी रेफरेंडम साबित हुआ है। इस अवामी रेफरेंडम के कुछ सरप्राइज़ नतीजे भी सामने आए हैं। इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज़ नतीजा ये है कि इस हल्के में जो कि एक अंडरडॉग समझी जा रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके कादिर खान मंदोखेल ने 16,156 वोट हासिल करके सरप्राइज़ कामयाबी हासिल की। ये इस अवामी रेफरेंडम की सबसे बड़ी सरप्राइज़ थी। इसी के साथ एक और दूसरी सरप्राइज़ ये सामने आई कि लगता यह है कि मिनी पाकिस्तान कराची और कराची का भी मिनी पाकिस्तान NA 249, जहाँ पर हर ज़बान, फ़िक्र, फ़िरका और नस्ल और हर तरह की एथनिसिटी के लोग रहते हैं, उन सब का ये मुरक्कब है जो कि NA 249 है। और वहाँ के नताइज से ये साबित हुआ कि कराची अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर रहा है। कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से नाराज़ है और यही वजह है कि बदतरीन नाकामी हुई PTI के उम्मीदवार को। एक और सरप्राइज़ ये रही कि मौजूदा हालात में गो के न वफाक की हिमायत हासिल थी, न सपोर्ट हासिल थी, न सूबाई हुकूमत की सपोर्ट हासिल थी। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने 15,473 वोट हासिल किए और वो महज 583 वोटों से उनको शिकस्त हुई। और इस तरह से साबित हुआ कि नून लीग का नवाज शरीफ का वोट अब भी मुस्तहकम है। 1988 के बाद पीपल्स पार्टी ने अब बल्दिया की यानी कि NA 249 की सीट जीती। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे महाजिर बहुत हैं, पश्तून हैं, पंजाबी हैं, हज़ारा हैं, मेमन, बरेलवी, देवबंदी, ये तमाम वोटर्स ने मिल के वाज़ेह तौर पर लगा कि PTI से अपनी नाराज़गी का इज़हार किया है। इसीलिए उनके उम्मीदवार अमजद आफरीदी सिर्फ 8,900 वोट लेके इस पूरे मार्के में 5वें नंबर पर रहे। और आज कराची ने एक और मैसेज दिया कि कराची इस वैक्यूम में जो वज़ाहिर सामने आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई गैर मकबूलियत और MQM के इर्रेलेवेंट होने की वजह से सियासत में, कि वो पीपल्स पार्टी इस खिला को, इस वैक्यूम को पुर करे, लगता यह है कि उसकी इब्तिदा हुई है। और इसीलिए पीपल्स पार्टी को ये NA 249 में इत्माद का वोट मिला है। ये बड़ी एक दिलचस्प पूरी सूरत हाल है जो कल के इलेक्शंस में सामने आई। और पिछले इलेक्शन में ये एक और बात सामने आई और कल के नताइज ने साबित किया कि अभी भी TLP एक बड़ी मकबूल जमात है, गो कि कलअदम करार दी जा चुकी है, इस पर पाबंदी लगी है, लेकिन TLP ने इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा भी लिया और वो तीसरे नंबर पर आई। गोया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बाद सबसे ज़्यादा वोट TLP ने हासिल किए। और यकीनन ये एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट इत्तला है क्योंकि TLP एक मखसूस मजहबी जहन की जमात है, मगर उसकी मकबूलियत ने ही थी जिसकी वजह से उसे 11,000 से ज़ायद वोट मिले। और चौथे नंबर पर पाक सरजमीन पार्टी आई जिसके सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल इस इलेक्शन में मौजूद थे और उनकी पार्टी को चौथे नंबर पर वो आई। और PTI का मैंने आपको बताया कि वो 5वें नंबर पर रही। जैसा कि होता है, इलेक्शन नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया हारने वाली जमातों ने। ये पॉसिबल नहीं है कि आप 190 पोलिंग स्टेशन में कंसिस्टेंटली लीड कर रहे हो, सारे सर्वेज में लीड कर रहे हो, फिर अचानक जो है वो आप लीड चेंज हो जाए। अजीब सी बात है कि आखिरी 50-60 पोलिंग स्टेशन के अंदर आप जो भी काम दिखा देते हैं और वो सारे के सारे डिले होते हैं। तो हमने फोरेंसिक ऑडिट मांगी है, हमने रिकाउंट मांगेंगे। यहाँ पे बड़ी उल्टी गंगा बही है कि 190 में एक आदमी लीड कर रहा है, सारे सर्वेज में वो लीड कर रहा है और फिर एंड रिजल्ट के अंदर हम पीछे रह जाते हैं। हमारे पास जो फॉर्म 45 आए हैं उस हिसाब से 4,282 वोट लेकर हम सबसे आगे हैं। हम ये इलेक्शन जीते हैं, हम उस नतीजे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। ये इलेक्शन पूरा प्री प्लान्ड इलेक्शन था। ये इलेक्शन का पूरा फैसला किया गया हुआ था कि इलेक्शन किसने जीतना है। इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं, इसके रिजल्ट को हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में। इस इलेक्शन को हम चैलेंज करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और हम इस इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर हम स्टे लेंगे। ये इलेक्शन हमें किसी भी हाल में इसका रिजल्ट जो है काबिल कबूल नहीं है। NA 249 में कैंपेन लीड कर रहे थे पीपल्स पार्टी की जानिब से सूबाई वजीर सईद गनी। उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की और धांधली का शोर मचाने वालों के हवाले से उन्होंने कहा कि वो वजह बताए, क्या वोट चोरी हो गया या फॉर्म 45 में मसले सामने आए, स्पेसिफिक बताएं क्या मसला था।
किसी जमात ने जो अब शोर मचा रही है, किसी ने कोई एहतजाज किया, किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया कि कहीं पर जाली वोट डले हैं, किसी ने कहा कि हमारे एजेंट बाहर निकाले गए, किसी ने कहा कि हमारे एजेंट को फॉर्म 45 नहीं दिए, किसी ने नहीं कहा। ये अचानक से जब उन्होंने अपनी जीत का ऐलान कर दिया, मुझे नहीं समझ आती बात क्यों किया। मैं ये कंपाइल कर रहा था रिजल्ट जब पहला फॉर्म 45 हमारे पास आया, उस वक्त से लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले फॉर्म से लेकर आखिरी फॉर्म तक PMLN किसी मौके पर भी हमसे आगे नहीं निकली। सिर्फ एक मौके पर TLP हमसे आगे गई है। TLP हमसे आगे गई है। TLP के वोट हमसे बड़े थे, हम सेकंड हो गए थे, नून लीग थर्ड थी। आखिर तक हम उनसे आगे थे, हमारे पास जो फॉर्म 45 आ रहे थे उसके मुताबिक। लेकिन अब अगर वो ये गलतफहमी में मुब्तला थे कि ये सीट कोई उनकी विरासत है और कोई उनको हरा नहीं सकता और ये हारने का उनका तस्वुर नहीं हो सकता, तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। ये इलेक्शन जो कि अवामी रेफरेंडम भी थे और इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस मिली हैं पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर में, मिनी पाकिस्तान में मौजूदा सियासी हालात के हवाले से लोगों की सोच फ़िक्र क्या है, इसकी तर्जुमानी हुई है। इस पर बात करते हैं, इसका तज़िया लेते हैं। उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर नामवर सहाफ़ी जनाब मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। कराची की सियासत को मज़हर अब्बास साहब बहुत सारे दूसरे तज़ियाकारों से कहीं ज़्यादा जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। अगर हम कह रहे हैं कि अवामी रेफरेंडम था, मुल्क का जो मौजूदा सियासी टेम्परेचर है उस हवाले से जो लोगों की सोच फ़िक्र है उसकी तर्जुमानी होती है, क्योंकि ये जो NA 249 है इसकी जो कॉम्पोजिशन है, जो डेमोग्राफी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे दिल्ली कॉलोनी भी है, तो यहाँ पे कोकन सोसाइटी है, तो यहाँ सवात सोसाइटी है, तो यहाँ पे गोया कि हर रंग व नस्ल व फ़िरक़े की ज़बरदस्त नुमाइंदगी है। तो ये अवामी रेफरेंडम हम कह सकते हैं इसको। जी शुक्रिया कामरान। देखिए, अवामी रेफरेंडम हम कहें ना कहें, लेकिन इसका सबसे जो दिलचस्प पहलू है वो ये कि जो पार्टी 2018 के इलेक्शन में 5वें नंबर पे थी वो पहले पे आ गई, जो पहले नंबर पे थी वो 5वें पे आ गई। और इसको अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी की विक्ट्री को हम एक तरफ रखें, PTI की जो शिकस्त है उसको अगर हम सामने रखें तो उसके कई अवामिल हैं जो PTI को शायद वो पब्लिकली ये बात नहीं कहें, लेकिन उनके अंदर के हल्के ज़रूर ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि PTI का जो वोट डिक्लाइन है उसकी कई वजूहात हैं। उनके उम्मीदवार का सिलेक्शन पे ख़ुद PTI के अंदर से जो सबसे पहले मुखालफत आई वो PTI के अंदर से आई थी, और इसी हल्के में PTI के जो MPA थे उन्होंने सबसे पहले उसकी मुखालफत की थी। तो जब आप एक कैंडिडेट को लॉन्च कर रहे हैं और उसके लॉन्च पे ख़ुद PTI के अंदर जो है इत्तेफाक राय नहीं है, तो वहीं आप अपना वोट लूज़ करते जाते हैं। और यही हमें कैंपेन में भी लगा कि PTI के अंदर कोई बहुत ज़ोरदार कैंपेन नहीं चली। अमजद आफरीदी एक वर्कर आदमी हैं PTI के, लेकिन उनको जिस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो मेरे ख्याल में उन्हें नहीं मिली। फैसल वाडा साहब ये यकीनन एक अमल अपनी जगह है कि PTI की गैर मकबूलियत और बेपनाह गैर मकबूलियत कराची के हवाले से तो ये एक पूरा एक अलग मौजू है, लेकिन ये कि जिस तरीके से नून लीग ने यानी कि मिफ्ता इस्माइल ने, जिनके साथ ना वफाकी मदद थी ना सूबाई मदद थी, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जिस तरह से उनको हिमायत मिली, और फिर पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से इलेक्शन लड़ा, पीपल्स पार्टी को एहसास था कि एक वैक्यूम बन रहा है। पीपल्स पार्टी माफ़ कीजिएगा PTI की गैर मकबूलियत की वजह से, MQM की गैर मकबूलियत की वजह से, तो ये मुकाबला दरअसल आखिर में साबित हुआ PPP वर्सेस नून लीग। और ये लोग जो थे वो अब पीपल्स, उनके नज़दीक PTI इर्रेलेवेंट थी, उनके नज़दीक MQM इर्रेलेवेंट थी। कामरान देखिए, अगर हमने लास्ट जो डिस्कशन किया था इलेक्शन से गालिबन 2 दिन पहले, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि TLP को नज़रअंदाज ना करें, और अभी भी मैं ये कहता हूँ कि TLP के क्योंकि बहुत से एक्टिविस्ट उनके जेलों में हैं, अगर वो नहीं होते तो शायद इससे ज़्यादा टफ फाइट होती है पीपल्स पार्टी को। एक फैक्टर जिसको पीपल्स पार्टी को सपोर्ट मिल सकती थी और जिसकी वजह से गालिबन उनको वोट भी पड़े हैं, वो अलग बात है कि PMLN उसको चैलेंज कर रही है, वो सही है या दुरुस्त वो आगे अदालतों में साबित होगा। लेकिन अगर एक इशू था जिसको आप सब ने डिस्कस किया, वो पानी का इशू था। अब उस वोटर के जहन में जो एक न्यूट्रल वोटर भी होगा, जो चाहे दूसरी पार्टी का भी वोटर है, उसकी नज़र में पानी का इशू सिर्फ एक जमात हल कर सकती थी। उसने नहीं किया माजी में, वो एक अलग सवाल है, लेकिन क्या PMLN उसका हल कर सकती थी? क्या PSP कर सकती थी? क्या PTI ने किया 2.5 साल में? नहीं किया। तो उनके नज़दीक गालिबन सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी वाहिद ऑप्शन रह जाती है कि शायद वो पानी का मसला हल कर दें, और 2023 तक अगर उन्होंने ये मसला हल नहीं किया तो 2023 का नतीजा इससे मुख्तलिफ हो सकता है। तो इस वक्त इसके बाद लोकल बॉडीज़ आ रहे हैं,
मेरा ख्याल है PMLN ने माजी में भी उनको 750 की डिफरेंस था, जिसको ज़ाहिर है उस वक्त फैसल वाडा साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, लेकिन शहबाज शरीफ के मुकाबले में मिफ्ता इस्माइल कमज़ोर कैंडिडेट थे। उसके बावजूद भी इतने लो टर्नआउट में भी जो मार्जिन ऑफ डिफरेंस रहा है वो 500 साढ़े 500 का है। और मिफ्ता इस्माइल की तरफ से ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि ये इतनी ताख़ीर क्यों हुई, ये वाकई एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है कि ये सवाल के सुबह 4 बजे तक रिज़ल्ट नहीं आया था एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ 20% वोट 21% वोट कास्ट हुआ है। ये बहरहाल सवाल बनता है, लेकिन पीपल्स पार्टी को अगर वोट पड़ा है ज़्यादा तो मेरे नज़दीक कोई दूसरी बात हो ना हो, लेकिन ये फैक्टर ज़रूर था क्योंकि पानी जो था वो कॉमन इशू था, इसलिए शायद लोगों ने अगर कुछ वोट दिया पीपल्स पार्टी को तो वो उन लोगों ने वोट दिया जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी अब पानी का मसला हल कर दे, अब पानी की पाइपलाइंस लाइनें पड़ जाएं और उनका एक देरीना मुतालबा जो है वो पूरा हो जाए। पीपल्स पार्टी करती है न करती है अलग बात है, लेकिन PTI के लिए जो सबसे अहम सवाल है कि आने वाले लोकल बॉडीज़ में उनका क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंजर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कुछ किया हो ना किया हो। NA 249 के इलेक्शन ने PDM में रही सही कसर ख़त्म कर दी है, उसकी किरचियाँ बिखर गई हैं क्योंकि मुकाबला हुआ बराह रास्त 550 वोटों से हारे मिफ्ता इस्माइल पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल से। आज पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे पर शदीद धांधलियों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ ने एक दूसरे पर भपकियाँ कसी हैं और कैफियत वही है जहाँ पर इससे पहले हुआ करती थी। पीपल्स पार्टी बमुकाबला नून लीग है, बड़ा दिलचस्प आज मंजर था। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। NA 249 में पीपल्स पार्टी की कामयाबी और नून लीग की अपसेट शिकस्त ने अपोजिशन की दोनों सियासी जमातों में इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू कर दिया है। PDM की छतरी तले इस्तीफ़ों और धरनों के मामले पर हम पहले ही नून लीग और पीपल्स पार्टी में शदीद इख्तलाफात और इल्ज़ामात के दौर देख चुके हैं। अब कराची में इस ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से नून लीग को 583 वोटों की शिकस्त के बाद दोनों पार्टीज़ एक दूसरे पर हमला आवर हैं। मरियम नवाज़ ने आज अलग सुबह अपनी ट्वीट में पीपल्स पार्टी की कामयाबी को आर्जी करार दिया और कहा कि वोट चोरी करने वाले जल्द अवाम के कटहरे में होंगे। नवाज शरीफ ने भी ट्विटर पर बयान में कहा कि अचानक डस्का की तरह नताइज रोककर नून लीग को 583 वोटों से हरा दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इन इल्ज़ामात पर जवाब दिया और अपने भरपूर रद्द अमल में उन्होंने कहा कि यह बचकाना मामला है और नून लीग को हार कबूल करना सीखना चाहिए। ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक स्टेटमेंट्स हैं, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स हैं और इनका ये इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफ़ी सुन रहा था कि डस्का टू तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे? डस्का की तरह था कहाँ था वो किडनैप पोलिंग एजेंट? शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब RO ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा दालदी के इल्ज़ाम लगाएंगे। हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। दे शुड लर्न हाउ टू honorably accept defeat when they are defeated। जिस तरीके कार से मुस्लिम लीग का इस इनके हार का, इनका losing spirit का जिस तरीके से they have reacted to this loss, it's highly unfortunate, highly immature। मरियम नवाज़ ने फ़ौरन जवाब दिया, ट्वीट की। उन्होंने कहा कि नून लीग हार तब तस्लीम करेगी जब उसको हराया जाए। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि अब शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। इंतज़ार फरमाइए और याद रखिए मुस्लिम लीग नून अपना NA 249 के जो उसको अवाम ने जो उसको हक़ दिया है वो वापस लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग की सियासत को भी कन्फ्यूजन की सियासत करार दिया। जिनको पता नहीं है कि उनका सियासत क्या है, उनका अपोजिशन का स्ट्रैटेजी क्या है, उनको पता नहीं है कि क्या वो खान साहब को 5 साल देखना चाहते हैं या उनको हटाना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं या बॉयकॉट करना चाहते हैं और इस्तीफा देने चाहते हैं। क्या कराची के अवाम इस नारा को मानेंगे कि मुझे वोट दो ताकि मैं इस्तीफा दे सकता हूँ? अब कोई ना कोई सर ना कोई पैर, उनका सियासत का, उनका सियासी स्ट्रैटेजी का ये कन्फ्यूजन जो नून
लीग में रहता है। ये जो juxtaposition, ऑक्सीमोरॉन का जो schizophrenic stances वो लेते हैं, एक दिन ये 5 साल खत्म करेगा, दूसरा दिन वो एक दिन और नहीं रहेगा, इस तरीके से सियासत तो नहीं चल सकता है। इनका शौक है ऑपोजिशन से ऑपोजिशन करना, इनका शौक है कि इमरान के लड़ने के बजाय, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो। कैफियत पे बात करने के लिए हमने ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं, नैरेटिव्स बड़ा मकबूल मंथली मैगज़ीन है। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब बताइए, NA 249 के नताइज में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर सामने आ रहे हैं और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN को उसी पोजीशन पे खड़ा कर दिया है जो कहिए कि हमेशा से रही है। 90s की पोजीशन, फिर 2000 के ज़माने की सारी पोजीशन, एक दूसरे पे धांधली के इल्ज़ामात, एक दूसरे पे फफ्तियाँ कसना, बिल्कुल वही कैफियत आ गई है। यकीनन नताइज भी ऐसे ही थे, मगर ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मतलब जो इनका माजी था और एक जो लोगों को ताज्जुब होता था कि जब PDM में ये लोग साथ भी थे तो सवाल ये हुआ करता था कामरान साहब कि कितने दिन ये साथ जो चलेगा। लेकिन आप इस देखें कि जो इस कराची की ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें कोता नजरी का मुजाहरा किसने किया। मैं समझता हूँ कि ग्रेस के साथ जो है नून लीग को अपनी शिकस्त तस्लीम यूं करनी चाहिए थी कि अगर इनकी मंजिल ये है, इनका हदफ बड़ा है कि जी वो वाकई हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक चलाना चाहते हैं, कोई बड़ा मुत्तहदा महाज बनाना चाहते हैं, तो इन्हें एक डिग्निफाइड तरीके से ग्रेसफुली अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए थी, ताकि वो कहते हैं ना, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अपोजिशन। लेकिन आपने ये देखा और हम सब मुलाहिजा करें कि वो जो कहते हैं मुहावरा है कि जी जूतियों में दाल बट रही है तो वो बट रही है। और ये जो बिलावल साहब शिकवा कर रहे हैं कि जी जिसको उन्होंने कहा कि जी मैच्योरिटी है उनकी सियासत में, उन्हें अपने आदाब का नहीं पता, ये वाकई एक ऐसी बात है। क्योंकि इस वक्त नून लीग को चाहिए था कि एक जरा सा एक कहते हैं ना कि उस चीज़ का लचक का मुजाहरा करती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जिसके साथ इख्तिलाफात पहले भी बढ़ गए थे, एक मौका था कि आप उसको ब्रिज करते। अब आगे वाले हम दिनों में ये देख सकते हैं कि जी PDM के जो एक बहाली का ख्वाब था कि जी उन इख्तिलाफात के बाद अब फिर कोशिशें हो रही थी कि किसी ना किसी तरह ये रूठे हुए लोग एक छतरी तले जमा हो जाए, ये काम अब जो है और मुश्किल क्या बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। हो सकता है कि जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म हो और एक्सपीडियंसी हो के कल को दोबारा वैसे तो आमिर ज़िया साहब, ये कराची बैटल ग्राउंड नहीं है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान टर्फ का जो है ट्रेडिशनली, और शायद ही कोई जगह हो जहाँ पर के ये दोनों पार्टीज़ के कोई क्रॉस करंट्स होते हो। पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई वजूद नहीं है, नून लीग का इंटीरियर सिंध में कोई वजूद नहीं है। कराची एक नई स्पेस बनती नज़र आ रही है, एक नया वैक्यूम क्रिएट हुआ है। अपैरेंटली लग रहा है कि PTI इररेलेवेंट हो गई है, MQM फ़िलहाल इररेलेवेंट हो गई है, तो यहाँ एक वैक्यूम है। तो शायद यहाँ पर ये दोनों जमातें कोशिश करें उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, और जाहिर है कि NA 245 के जो रिजल्ट्स हैं वो इसकी गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बड़ी हद तक बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन एक और चीज़ जो हमें फैक्टर समझना चाहिए कि ये जो हल्का है जो माजी में कभी NA 239 हुआ करता था, कामरान साहब आपको याद होगा मुझसे बेहतर तरीके से कि ये डिवाइडेड हमेशा इसने एक वो दिया। यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी जीती है, नून लीग भी जीती है, MQM भी एक मरतबा जीती है और PTI भी एक मरतबा जीती है, अगर हम माजी के 4-5 इलेक्शंस को खंगालें। क्योंकि यहाँ पर एक मिक्स एथनिक ग्रुप है और उसके अंदर जो है मतलब कोई भी पार्टी निकल सकती। तो मैं समझता हूँ कि NA 249 के रिजल्ट का जो इतलाक है पूरे कराची पे नहीं कर सकते। कराची खुद एक सूबे जितना बड़ा है, कराची जो है कई मुल्कों से बड़ा है, तो यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट का जो है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने डायनेमिक्स हैं। तो NA 249 में यकीनन PTI जो है यहाँ पर आप बिल्कुल सही कहा आपने, इररेलेवेंट हो गई। MQM के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजी है कि वो पहले 3 में भी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं कि जी बाकी जगहों पर भी यही सूरत हाल होगी। अगर जब ज़िमनी इंतखाब होते हैं कभी या कभी जो है जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो ये चीज़ समझनी चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जी नून लीग के साथ, कि नून लीग को जो मैं फिर दोहराऊंगा कि नून लीग ने बड़ा अच्छा वहाँ पर कंपटीशन किया, क्योंकि लोग समझते थे कि नून लीग की कराची और सिंध की सियासत में कोई जगह नहीं है। तो और क्रेडिट टू मिफ्ता इस्माइल साहब कि उन्होंने इसे एक कॉन्टेस्ट बनाया। लेकिन अब जब आप ठीक है कि इत्तेहादी माजी का या हाल का जीत गया हो, तो फिर आप कहते हैं कि जी लार्जर इंटरेस्ट में किसको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कन्फ्रंट करेंगे उससे जो कहते हैं ना इस पर इख्तिलाफ का कॉज है। और उसमें मैं समझता हूँ
कि मरियम साहिबा का जो एक जारहानापन है, जिसमें बाद औक़ात जो है वो बहुत ज़्यादा जुमलेबाजी समझने के, अगर वो बर वक्त करेंगी तो फ़ायदा होगा, उसका अच्छी सियासत में उल्टा नुकसान होता है। जो हमें नज़र आया कि जी PMLN के अंदर जो है, PMLN की सियासत बजाय आगे जाने की, आप याद करें कि PDM का जब शुरू का ज़माना था तो लग ये रहा था कि पीपल्स पार्टी बी टीम है, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने PDM की सियासत को अपने मफाद में बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। कराची का हल्का NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन PTI के खिलाफ रेफरेंडम की पहली आवाज़ साबित हुआ है और लाउड एंड क्लियर मैसेज कराची का PTI की लीडरशिप को दिया गया है। इसके साथ ही ये नतीजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद की पहली उम्मीद की किरण साबित हो रही है कि कराची पीपल्स पार्टी को आजमाने के लिए तैयार है और कराची की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM की बढ़ती हुई गैर मकबूलियत की वजह से जो खिला पैदा हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस खिला को पुर करने की सलाहियत रखती है, या कम अज़ कम उसकी एक इब्तदाई किरण ज़रूर नमूदार हुई है। कल कराची के अवाम ने PTI को अलविदा कहने का आगाज़ किया है। नून लीग PPP को तहरीक इंसाफ से 2 गुना ज़्यादा वोट मिले। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी समेत अहम रहनुमा हल्के में ढूंढे से नहीं मिल रहे थे। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल ने PTI के फैसल वावडा की छोड़ी हुई नशिस्त जीती, जबकि PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी इस पूरी फहरिस्त में, उम्मीदवारों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर थे। इलेक्शन 2018 में कराची वालों ने तहरीक इंसाफ को शहर का मैंडेट दे दिया था। कराची ने तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में 14 और सिंध असम्बली में 22 नशिस्तें दी थी। इमरान खान को वज़ीर आज़म, डॉक्टर आरिफ अलवी को सदर ममलिकत, इमरान इस्माइल को गवर्नर सिंध, फैसल वावडा, अली जैदी को वफाकी काबीना में शामिल करा दिया था। PTI को शहर की सबसे बड़ी जमात बना दिया था और वो PTI कराची की रिप्रेजेंटेटिव जमात बन के सामने आई थी। MQM की उसने अमलन जगह ले ली थी, लेकिन इमरान खान और PTI लीडरशिप ने साफ लगता है कि कराची को फरामोश कर दिया। कराची वालों ने सोचा था कि PTI उनके ज़ख्मों पर मरहम रखेगी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि बकौल बहादुर शाह जफ़र वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो अब दुकान अपनी बढ़ा गए। अब जो इक़्तिदार की भूल भुलैयों में गुम हो गए हैं। NA 249 की ज़िमनी इलेक्शन से हफ्तों पहले हमने इसी प्रोग्राम में वाज़े तौर पे कह दिया था कि PTI खुद को कराची से फारिग समझे, और मुझे तो कम अज़ कम कोई हैरत नहीं हुई कल जब NA 249 के नताइज सामने आए। मैंने अपने नाज़रीन के सामने भी ये बात अब से चंद हफ्ते कबल रखी थी। खान साहब कराची ने पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी और MQM के मरकज़ अजीज़ाबाद तक से आपके नुमाइंदों को मुंतखब कराया था। आपने अपनी ही हाथों मुल्क की माशी शहर कराची की हिमायत को हवा में उड़ा दिया है। कराची PTI और आपके इत्तेहादी MQM के हाथों से निकल चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। खान साहब पिछले 2.5 साल में कराची वालों ने सब्ज बाग और सुहाने ख्वाब बहुत देख लिए हैं। कराची वाले आपके वादों और दावों पर ठोस अमल देखना चाहते हैं, आपके मुंतज़िर हैं। पहली फुर्सत में कराची वापस आए और इन वादों को दोबारा कराची वालों के सामने दोहराएं और उनको बताएं कि कैसे आप उन पे अमल करें। इलेक्शन 2023 जीतना हमारे अंदाजे के मुताबिक नामुमकिन हो जाएगा। कराची ने पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी और MQM के मरकज़ अजीज़ाबाद से PTI को मुंतखब करा दिया था, मगर अब कराची वालों को PTI के गुमशुदा रहनुमाओं की तलाश रहती है। 2018 इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के दौरान डॉक्टर आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल, फैसल वावडा, अली जैदी, आमिर लियाकत हुसैन ने कराची के मसाइल के हल के लिए फनकाराना सलाहियतों का इस्तेमाल किया था। किसी ने रिक्शा चलाया, कोई गधगाड़ी पर सवार हो गया, किसी ने साहिल से कचरा समेटा, किसी ने बेलचा उठाया, किसी ने झाड़ू लगाई। फैसल वावडा ने तो कचरे में बैठ कर प्रोग्राम रिकॉर्ड कराए। पानी भी नहीं है। जब तक हमारी हुकूमत नहीं आएगी, जब तक ये मामला नहीं ठीक होगा।
कराची इस वक्त एक कचरे के ढेर का नमूना पेश करता है। आज हमने जो कैंपेन का इफ्तिताह किया है, ये कैंपेन अभी बहुत आगे जानी है। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। बड़ा जबरदस्त क्राउड है। अगर ये पूरी क्रिकेट की टीम सिर बल्दिया में मेजा खड़ी हो गई तो मैं कराची के साथ मसला सही कर लूंगा। मैं गटर के ऊपर फिजिकली बैठा हुआ अभी। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में किसी ने कैंडिडेट ने ये कैंपेनिंग नहीं की होगी। यहाँ से सारा ये सफाई करवा के इसको दबाना पड़ेगा ना, तो भर गया ये डंपर। दूसरा डंपर का है, दूसरी गाड़ी भी आगे है। अब कराची फिक्स हो गया इंशाल्लाह। आपको शक नहीं होना चाहिए कि कल क्यों NA-249 का वो नतीजा आया कि जो के सामने आया, जिसने PTI को तमाम उम्मीदवारों के पीछे धकेल दिया है। और ये सिर्फ बात कराची की नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है। यकीनन कराची इस वक्त सबसे ज़्यादा मजरूह है, कराची को सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, कराची के साथ सबसे ज़्यादा वादे जो थे वो उनकी बेवफाई हुई है। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वादे, बराह रास्त वादे और ये तमाम चीज़ें जो हैं, यकीनन कराची अब PTI को अलविदा कहने के लिए तैयार है। मगर पूरे मुल्क में भी PTI की सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती है। कमो बेश यही सूरत हाल है। और अगर इसका जायज़ा लेना है तो हालिया ज़िमनी इंतखाबात के इलेक्शन देखें। PTI की अवामी मकबूलियत और वोट बैंक में गिरावट की एक गवाही दे रहे हैं। कराची में NA-249, डस्का में NA-75, नौशेरा में PK 63, गुजरावाले में PB 51 के नताइज नविश्ता दीवार हैं। इंतखाबी नताइज से लगता है कि पाकिस्तानियों की PTI से तवक्कुआत पूरी नहीं हुई हैं। अवाम इमरान खान से नाला हैं। ज़िमनी इंतखाबात ने तहरीक इंसाफ के लिए परेशानी का सामान पैदा कर दिया है। देखना यह है कि आइंदा 2-2.25 साल में क्या काया पलटती है। कराची का खोया हुआ एतमाद इमरान खान PTI हासिल करती है। पाकिस्तान के अवाम का जो गुस्सा है वो ठंडा होता है या नहीं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। अज़राए करम इस मुश्किल मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल ने। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो गवर्नर साहब, आपने हमें इस मुश्किल मौजू के लिए ज्वाइन किया है। हमने इस प्रोग्राम में बताया था किसी को इस बात पे उछंबा नहीं है जो आज नतीजा आया है। अगर आप गवर्नर इमरान इस्माइल ना हो, आप PTI के फाउंडिंग मेंबर्स में से ना हो, आप एक मेरे दूसरे हम सब की तरह से कराची वाले हों, ये 2.5 साल के बाद आपने जो कैफियत देखी है, जो कुछ इस कराची में हुआ है, जो PTI ने वादे किए, जो इमरान खान ने वादे किए, तो आप एक आम कराची वाले अगर होते तो आज इमरान खान के लिए आपका क्या पैगाम होता, आपकी क्या फीलिंग होती कि इस शहर के साथ हुआ क्या है? बहुत शुक्रिया कामरान भाई आपका, आपने मुझे मदऊ किया और आप हमेशा बड़ी मोहब्बत के साथ बुलाते हैं और आपको इनकार करना मेरे बस में तो है नहीं, तो लिहाजा मेरे लिए बाइस इज़्ज़त भी है जब आप बुलाते हैं। आपका बड़ा प्रोग्राम है जिसमें आप बड़ी नवाज़िश, शुक्रिया। दूसरी बात ये कामरान भाई कि कराची आज भी मैं समझता हूँ कि खान साहब का शहर है। हमने जो इलेक्शन से पहले जो सर्वेज आपने भी गालिबन ज़रूर देखे होंगे, मैंने भी, मेरी भी नज़र से गुजरे हैं, मैंने स्टडी भी किया उसको, क्योंकि एक पॉलिटिकल वर्कर तो मैं था ही हमेशा से, अब भी मैं अपने आप को एक वर्कर ही समझता हूँ। उसमें 3 जो सर्वे मेजर थे, आईसॉस का था, पल्स का था और इसका एक और सर्वे था। तो उस तीनों सर्वे के अंदर PTI मोस्ट पॉपुलर जमात थी और PTI ही उसके अंदर विन करती हुई नज़र आ रही थी। अब जो ये रिज़ल्ट आया है, इसमें एक चीज़ जो बड़ी काबिल गौर तलब है वो ये कि इसका वोटर टर्नआउट जो है वो इंतहाई लो रहा इसके अंदर। तो ये कोई रियल रिज़ल्ट इससे नहीं हम अखज़ कर सकते, लेकिन एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जो रिज़ल्ट आया है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सकी उसके अंदर, यानी लो टर्नआउट जो था उसके अंदर भी तहरीक इंसाफ वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जिसकी उससे तवक्को की जा रही थी। तो ये 2 जो मुतज़ाद चीज़ें हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि एक बात तो ये अभी भी कंफर्म है, साबित है, मुस्बत है अपनी जगह कि कराची खान साहब का है और मोहब्बत आज भी खान साहब से उसी तरह करता है। क्या वजह है उसकी, मतलब वो क्या किया ऐसा गवर्नर साहब, खान साहब ने या PTI ने कराची की 2.5 साल के दौरान, जिसपे कि कराची वाले अभी तक फ़िदा हैं इमरान खान पे और PTI पे, वो क्या चीज़ है जो कि करके दिखाई है? 8 महीने से तो वज़ीर-ए-आज़म यहाँ आए नहीं है, तो आखिर है क्या चीज़ ऐसी जिसपे कि ये कौन सी ऐसी मोहब्बत है खान साहब से जो मिटके नहीं दे रही है?
उससे मिटाना बड़ा मुश्किल है जी। जो सब तो ये कराची वाले बड़े आसानी से नहीं किसी पे एतबार करते, और जब करते हैं तो बड़ी आसानी से उसे छोड़ते नहीं। इट्स ओनली 2.5 ईयर इन द गवर्नमेंट। और खान साहब ने कराची के अंदर क्या किया है ऐसा, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अव्वल तो ये खान साहब आप ये जानते हैं कि यहाँ पर अपोजिशन की यानी तहरीक इंसाफ की अपोजिशन पीपल्स पार्टी की जमात की यहाँ पे हुकूमत है, और दोनों जमातों में सियासी मुतज़ाद पाया जाता है और प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आकर फंस जाते हैं। खान साहब ने कराची के लिए 1.1 ट्रिलियन रुपीस के ऐलान किया, तरक्याती पैकेज का स्पेशल पैकेज कराची को दिया गया, जो शायद उस पेस पे नहीं चल सका जिस पेस की तवक्को थी, लेकिन उसके ऊपर काम बहरहाल उसके ऊपर जारी है। कराची के अंदर ही, ये कराची से थोड़ा दूर बंडल आइलैंड के ऊपर सिटी बनाने का ऐलान खान साहब ने किया, जो अगेन दोनों जमातों की या दोनों गवर्नमेंट्स की ऐलान किया। ये तो छोड़े, ये तो एक बुनियादी चीज़ है पूरी आपने ली हुई। ग्रीन लाइन है, ये तो नून लीग के ज़माने में आधी से ज़्यादा बन चुकी थी, 2.5 साल इसको हो गए, यही दे देते बनी बनाई खड़ी, यही दे देते कम अज़ कम के लोगों को नजर आता। मुझे क्रेडिट ले लेते, किसी और को नहीं मिलता, इमरान खान ही क्रेडिट ले लेते। नहीं, क्रेडिट लेने की बात नहीं है। देखें, आपकी जितनी इस वक्त मैं वो देख रहा हूँ ना कि जो आप कराची से मोहब्बत में जिस फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं, या आप किसी जमात से या किसी शख्स के साथ मोहब्बत या नफरत का नहीं इजहार कर रहे हैं, आप उस वक्त आप खालिसतन कराची आइट बन के और कराची की मोहब्बत में जो आप फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं, मैं उसको दिल से तस्लीम भी करता हूँ और इज़्ज़त भी करता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा था कि ये वो चीज़ें हैं, यानी ये कोई एक आम आदमी नहीं कह रहा, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है, जो कि वो वहाँ पे एक नया शहर बसाना चाहता है, जो नहीं बस पा रहा है किसी सूरत भी, जो फंस गया है मामलात के अंदर। ग्रीन लाइन की आपने बात की, ग्रीन लाइन के हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे थे वो हमने कंप्लीट किए सारे। यहाँ पर 3 फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह यानी संगे बुनियाद भी मैंने रखा और उसका इफ्तिताह भी मैंने किया। 3 फ्लाईओवर्स जो आप अगर उनको जाकर देखें वो बहुत बड़े खूबसूरत किस्म के बेहतरीन वो बने हैं फ्लाईओवर्स। मंगोपी रोड हमने बनाई, मारीपुर चाकरो रोड, जाम चाकरो रोड का इफ्तिताह मैंने कर दिया है, वहाँ बननी शुरू हो गई, टेंडर उसका हमने दे दिया। ग्रीन लाइन जुलाई या अगस्त के अंदर ग्रीन लाइन शुरू हो जाएगी, उसकी प्रोटोटाइप्स तैयार हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकली हैं, जो खान साहब ने अपनी आउट ऑफ लव फॉर कराची उन्होंने ये सारे काम किए। 52 फायर टेंडर्स खान साहब, 52 फायर टेंडर्स हमने यहाँ पे कराची को गिफ्ट किए हैं, KMC को दिए हैं, यहाँ पे साइट एसोसिएशन को दिए, कोरंगी एसोसिएशन को दिए, रेंजर्स को दिए, पोर्ट कासिम को दिए, हर जगह हमने स्टेट ऑफ आर्ट फायर टेंडर्स पार्क कर दिए कि जहां खुदा न खास्ता आग लगे फौरी तौर से एग्जीक्यूशन उसकी मुमकिन हो। CPLC तक को हमने फायर टेंडर से लोड कर दिया कि CPLC का रोल हमने उसके अंदर बढ़ा दिया। CPLC में हमने एंटी नार्कोटिक्स डेस्क हमने कायम किया है, हम स्कूलों के बाहर छापे लगा रहे हैं पकड़ने के लिए। खान साहब थोड़ा सा आप इसमें एक ज़रा सी आप ये इतना एज तो हमें दें इस हुकूमत को कि जहाँ पर वफाक की सूबाई हुकूमत के साथ एक जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई किसी सूरत भी, चाहे वो आप पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहराएं या तहरीक इंसाफ को कसूरवार ठहराएं, उससे मैं ये मानता हूँ कि कौम जो है वो ये बात सुनने को अब तैयार नहीं है कि जी आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं हुई। लेकिन उसका नतीजा ये निकल रहा है गवर्नर साहब के आप जो भी कैफियत है उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप मकबूलियत की पहली से 5वीं जगह पर आ गए हैं और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी मकबूलियत की 5वीं से पहली जगह पर आ गई हैं। अगर NA 249 का नतीजा देखें, ये फरमाइएगा कि खान साहब तो यहाँ नहीं आते, ना जाने क्यों नहीं आते, ये अब उनकी मर्जी है, लेकिन आपने अभी वक्त गुजारा है उनके साथ, आप इस्लामाबाद में थे, उनको एहसास है कि ये कितना बड़ा, चले ये जहांगीर तरीन नहीं है या अलीम खान नहीं है, ये तो कराची है, इसने तो 14 सीटें दी हैं आपको, इसने तो 22 सूबाई असम्बली की नशस्तें दी। अरे पलट के देखना नहीं, बात नहीं करना, सोचना नहीं, कभी मुँह से बोलना नहीं कि यहाँ के मसाइल हैं, और उसके नतीजे में आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। तो ये कुछ उनकी सोच जो है वही रिफ्लेक्ट कीजिए, आप तो अभी उनके साथ वक्त गुजार कर आए। खान साहब मैं आपको आज भी हकीकतन आपसे ये कह रहा हूँ कि कराची के साथ इमरान खान का दिल धड़कता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको भूल गए हैं या पलट के नहीं देखते या उन्हें कराची की ज़रूरत नहीं है या वो कराची से कोई तवक्कुआत नहीं रखते। हमेशा खान साहब ये कहते थे कि कराची पक्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है। जब MKM में अल्ताफ़ हुसैन साहब
अपनी ज़ोर बाजू के ऊपर या अपने गन पावर के ऊपर जो यहाँ पर सीटें लिया करते थे, उस वक्त भी खान साहब कहते थे कि ये प्योर कराची जो है प्योर पीटीआई है, ये हमारा गढ़ बन सकता है, कराची पीटीआई का है बल्कि। और आज भी उनका ये यकीन है कि कराची उनके साथ ही खड़ा है और वो कराची के साथ उसी तरह खड़े हैं। जो जहाँ तक आपने बात की कि जी पॉपुलैरिटी का, तो पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा हम इस एक बाई इलेक्शन से नहीं लगा सकते खान साहब। इसके अंदर बड़ा लो टर्नआउट रहा है। इसके अंदर जो पीटीआई का जो दावा है, जो मैंने चीज़ें भी उनकी देखी हैं कि उन्होंने जो घरों पे जाके जो वोटर से रजिस्ट्रेशन की थी डिजिटल, उन्होंने कि कौन किसको वोट देगा, तो उसके मुताबिक इनके हिसाब से 26,000 वोटर्स ऐसे थे पक्के जो पीटीआई के वोटर्स थे जो घरों से नहीं निकले वोट डालने के लिए। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। रमज़ान वॉज नंबर 1, गर्मी बेइंतहा थी, और सबसे बड़ा जो इसके अंदर रोल प्ले किया है वो किया है कोविड ने। कोविड के खौफ से लोग घरों से नहीं निकले। मैं समझता हूँ कि अगर ये इलेक्शन छुट्टी वाले दिन होते, रमज़ान में ना होते और कोविड का ख़तरा इतना ज़्यादा ना होता, तो शायद इसका रिज़ल्ट बिल्कुल फ़र्क होता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। मुश्किल मौजू और जवाबात आपने सुन लिए। बहरहाल नतीजा बेहतरीन आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। तमाम जो पोल्स हो रहे हैं उसके लिहाज से एक सरप्राइज़ विक्ट्री है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उम्मीद की किरण बनी है। एक बहुत ही बड़े मुकाबले में कराची को वोट मिला है, कराची का एतमाद मिला है। यकीनन नून लीग से सिर्फ 550 वोट ज़्यादा मिले, मगर बहरहाल ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है पीपल्स पार्टी की कराची की सियासत में, क्योंकि यहाँ पर एक वैक्यूम बन रहा है। पीटीआई तेज़ी से गैर मकबूल हो रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान इररेलेवेंट होती चली जा रही है। इस पूरे मौजू पे बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैसे देखती है और उसका मुस्तकबिल का खाका क्या है। इस कैंपेन को रन किया था जनाब सईद गनी ने। हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद। NA 249 का नतीजा एक अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। इसके जो मुख्तलिफ नताइज सामने आए हैं उसमें एक इशारा ये भी मिल रहा है कि शायद कराची की सियासत करवट बदल रही है। MQM और PTI से नाराज़ वोटर्स अब नई जानिब देख रहे हैं। कराची की सियासत में खिलाफ पैदा हो रहा है और लगा ये है कि शायद अब कराची के वोटर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ भी देखना चाहते हैं। NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन यकीनन PTI के खिलाफ रेफरेंडम और पीपल्स पार्टी पर एतमाद का वोट साबित हुआ। इसीलिए 5वें नंबर पर 2008 में आने वाली जमात नंबर 1 पर आ गई है और नंबर 1 वाली जमात यानी PTI 5वें नंबर पर चली गई है। बल्दिया कॉलोनी, सईदाबाद और औरंगी टाउन के वोटर्स ने अक्ल से काम लिया और पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया। अवाम ने इस जमात को इंतखाबी मैंडेट लिया जिसकी सिंध में बिला शिरकत गैर सूबाई हुकूमत है, जिसके पास सिंध का बजट है, तरक्याती फंड्स हैं और जो पिछले 13 साल से सिंध में स्याह व सफ़ेद की मालिक है। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत अहम इब्तदा है क्योंकि अब तक पीपल्स पार्टी की कराची में सिंध असम्बली की 44 नशिस्तों में से सिर्फ 6 और कौमी असम्बली की 22 में से सिर्फ 3 नशिस्तें थी। अब पीपल्स पार्टी कराची से 4 MNAs हो गए हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के पास 2 नशिस्तें ज़िला वेस्ट और 2 नशिस्तें ज़िला मलीर में हैं। ये चारों हल्के शहर के मज़ाफ़ाती इलाके समझे जाते हैं। बहरहाल कराची में तासुर आम यह है कि पीपल्स पार्टी को कराची से वोट नहीं मिलता, इसलिए कराची के मसाइल करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। यही वजह है, कहा जाता है कि कराची की खस्ता हाली, ट्रांसपोर्ट, बदहाल सड़कें, कूड़े के ढेर, मसाइल, पानी की फराहमी, सब इसलिए नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची का वोट नहीं मिलता और कराची का पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं है। कल बहरहाल इस हवाले से कराची के हवाले से एक अच्छी खुशगवार सी लगता है कि इब्तदा हुई है। कराची ट्राई शायद करना चाहता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और इस लिहाज से ये नतीजा बहुत अहम है। दूसरी जानिब बहरहाल कराची की सियासत में एक बड़ा खिला नमूदार हो रहा है। कराची वाले PTI से शदीद नाराज़ हैं। MQM पाकिस्तान तेज़ी से सियासत में इररेलेवेंट होती जा रही है। पूरी सूरत हाल में बड़ी सरप्राइज़ विक्ट्री है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और इस पूरी कैंपेन को लीड किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सरबरा और सूबाई वज़ीर बराए तालीम जनाब सईद गनी ने, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची के हवाले से शायद सबसे मुस्तनद और तजुर्बेकार शख्सियत है। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बहुत मुबारक, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की और बहुत ही एक कम से कम तमाम सर्वेस के लिहाज से बड़ी सरप्राइज़ विक्ट्री मिली है। पहले तो सिर्फ ये सईद गनी साहब ये बता दीजिए कि ये जो महज 20% वोट पड़े, इस 30-35 हज़ार टोटल वोट का ये नतीजा सुबह 4 बजे क्यों आया? और ये जो कहा जा रहा है कि एक वक्त पे आने के बाद नताइज रुक गए
और ये कुछ गड़बड़ हो गई, और ये आखिर क्यों इतनी तवील इसमें ताख़ीर हो गई, ये फंस गए नतीजे, इसकी क्या वजह थी? और अगर ये कैफियत आज आप हार जाते तो शायद आप इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते, मगर आप क्योंकि नर्व सेंटर में बैठे थे, आप सब चीज़ें, आपके पल्स आपके हाथ में थी, तो आप ये बताइए हुआ क्या ये? देखिए खान साहब, एक तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को माह रमज़ान में इंतखाबात नहीं करवाने चाहिए थे, वो भी वर्किंग डे पे नहीं करना चाहिए था। एक टर्नआउट पे इसका बहुत असर पड़ा है। फिर जब आप इलेक्शन करवाते हैं, काउंटिंग होती है, फिर उसी दौरान में इफ्तार का वक्त भी होता है, कुछ लोग तरावियाँ भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, हमें ख़ुद भी इससे बहुत मुश्किल हुई थी। अब जो इंतखाबात रुके या ताख़ीर का शिकार हुए, इसका तो जवाब मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ही देना चाहिए, ना मैं इसका मजाज हूँ, ना मुझे इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन चूँकि मैं ये सारी चीज़ें ख़ुद देख रहा था, तो मेरे पास भी फॉर्म 45 जो हमारे पोलिंग एजेंट्स लेकर आ रहे थे, मैं ख़ुद वो कलेक्ट कर रहा था, ख़ुद मैं कंपाइल करवा रहा था, और सारी चीज़ें हमारे सामने थी, और वही रिज़ल्ट मैं लोगों से शेयर भी कर रहा था, जिस पर PMLN के दोस्तों को एतराज़ भी हुआ। मैं एक बात आपको यकीन से बता सकता हूँ कि इंतखाबी अमल में कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं हुई है। अगर आप गौर करें तो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जब पोलिंग बंद हुई, पोलिंग से लेकर जब तक काउंटिंग हुई, उस दौरान में किसी जमात ने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाया। और उनके एजेंट्स होते हैं, वो फॉर्म 45 लेकर भी यकीनन गए होंगे, जब हमारा एजेंट लेकर आया तो उनके भी लेकर गए होंगे, कहीं कोई एतराज़ नहीं है। PMLN भी अगर आप गौर करें तो जब तक वो जीत रहे थे वो कोई एतराज़ नहीं था। जैसे ही मज़ीद पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आना शुरू हुए और उनकी लीड कम हुई और उसके बाद हमारी बर्तरी बढ़ी, वहाँ पर उनका एतराज़ सामने आ गया, जो मैं समझता हूँ कि बिला जवाज़ था। पूरे दिन पूरी कराची का मीडिया वहाँ मौजूद रहा है, आपके रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद रहे हैं, हर चीज़ को वो मॉनिटर करते रहे हैं। इंतखाब बिल्कुल साफ़ शफाफ और ट्रांसपेरेंट हुआ है। प्रॉब्लम एक हुई है नून लीग के साथ कि वो जो पोल्स उन्होंने करवाए थे उस पर वो और कॉन्फिडेंट थे, और वो समझते थे कि जो पोल्स हो जाते हैं वही इलेक्शन का नतीजा आना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर इससे इख्तलाफ करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम है, उसको आप सिर्फ पोल्स की बुनियाद पर नतीजा अखज़ नहीं कर सकते हैं। हमने ग्राउंड पर काम किया, और मैं आपको किसी वक्त तफसील से बता सकता हूँ कि कितना डीप हम गए हैं, कितना डिसेंट्रलाइज़ किया है चीज़ों को हमने, और एक एक जो पोलिंग स्टेशन होती है उसकी सतह पर जाकर हमने अपनी कमेटियाँ बनाई, और हमने ये फैसला किया कि किस तरह लोगों को हमने वोट कास्ट करवाना है। हमारी अपनी जो कैलकुलेशन थी, हमारे वोट 25 से 30 हज़ार के दरमियान होने चाहिए थे, लेकिन चूँकि टर्नआउट कम हुआ तो हम भी 16 हज़ार पर आ सके, उससे आगे नहीं बढ़े। तो बाकी जमातें जो एतराज़ कर रही हैं उनको PSP का जो नंबर इंक्रीज़ हुआ है वोट्स का, उसको भी देखना चाहिए, फिर वो भी गलत है। अगर 1600 से आकर वो 9000 पे पहुंच गए थे, हमसे वो ज़्यादा उनका इंक्रीज़ हुआ है। और नून लीग को तो ज़्यादा इस बात पे गौर करना चाहिए कि 35,000 उनका वोट था, 10,000 JUI का वोट था, कुछ हज़ार NP के होंगे, तो ये 45-50 हज़ार वोटों से सुकड़ कर 15 हज़ार पे क्यों आकर रुक गए हैं, ये इनको ज़रा सा इस पर देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने तो मेहनत की, और इलाके में अगर आप जाएंगे तो आपको लोग बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के लोग हर गली, हर मोहल्ले और हर वार्ड के अंदर मौजूद थे, जो लोगों को कन्विंस कर रहे थे कि वो पीपल्स पार्टी। अच्छा, ये बताइए सर साहब, अब आते हैं हम काम किया था उसका कराची की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री है, इसकी बड़ी एक ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जिस माहौल में ये NA 249 का रिज़ल्ट आया है। कराची की जो कैफियत है वो, और कराची और पीपल्स पार्टी के जो ताल्लुकात हैं, अब ये वक्त नहीं है उसकी बात करने का, 13 साल से पीपल्स पार्टी की यहाँ हुकूमत है। अब ये फरमाइएगा कि कितनी हौसला अफजाई हुई है पीपल्स पार्टी की इस नतीजे के बाद से, और कितना फोकस बढ़ेगा? अब आप ये ना कहिएगा कि हमारा पहले से बहुत फोकस है, प्लीज़, मगर कितना फोकस बढ़ेगा और कितना वो जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, जैसे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करते हैं कि जिसकी गवाही वहाँ के रहने वाले देते हैं कि एक एक चीज़ को माशाल्लाह देखते हैं और चीज़ें बहुत वहाँ बेहतर हो रही होती है, कितना फोकस बढ़ेगा कराची की तरफ पीपल्स पार्टी का, और कितनी हौसला अफजाई हुई है, और कितना ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि भाई कराची जो है पीपल्स पार्टी की जानिब और पीपल्स पार्टी कराची की जानिब राग़िब हो? देखिए हाँ साहब, मुझे सिर्फ एक इजाज़त दीजिएगा ये कहने की, जो आपने कहा कि ये मत कहिएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तवज्जो कराची पे है, और मैं चूँकि कराची का सदर हूँ, मुझे जिस किस्म की हिदायत मिलती हैं, इसलिए मैं आपसे यकीन से बात कह सकता हूँ कि वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची में काम भी करे, और पीपल्स पार्टी कराची में मकबूलियत भी हासिल करे, और पीपल्स पार्टी कराची में इंतखाब जीते भी। और यही सबब है कि हम बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनके अच्छे लोग हैं जो सियासत में हैं, हम उनको पार्टी में शमूलियत की दावत भी देते हैं, और शमूलियत भी हमारे यहाँ पार्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसका बुनियादी मकसद यही है
कि जो कराची आइट्स हैं, जिनके जहनों में ये तासुर पीपल्स पार्टी का बनाया गया है कि हम शायद कराची पर तवज्जो नहीं देना चाहते, हम ये चाहते हैं कि वही लोग हमारे साथ आकर खड़े हों और कराची की बेहतरी में हमारा साथ दें और हमारे साथ चलें। जो इलेक्शन हुआ है यकीनन किसी भी सियासी जमात के लिए और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के लिए, जिसके मुतल्लिक़ राय ये है कि शायद हम कराची से इंतखाब नहीं जीत सकते हैं। अगर एक सीट के ऊपर हमने तवज्जो दी, एक मेरी सीट थी जहाँ से मैं जीता, वो भी हिस्ट्री में कभी नहीं जीते थे, ये सीट तो फिर हम पहले एक आध दफ़ा जीत चुके हैं। लेकिन हम अगर मेहनत करते हैं, अगर हम कोशिश करते हैं, अगर हम लोगों से रब्ता करते हैं तो लोग हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस इलेक्शन का जो नतीजा है इसका बहुत इम्पेक्ट होगा। हम ये समझते हैं कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस हों या आम इलेक्शंस हों, उसमें पीपल्स पार्टी के लिए ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल होगा। इस हल्के के लिए भी बात बहुत ज़रूरी है, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है। और जो बात आपने कही थी, मैं समझता हूँ ये दुरुस्त है कि हल्के के लोगों ने पीपल्स पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता करके हमें वोट दिया है और वो ये समझते हैं कि इलाके के जो मसाइल हैं, जो बुनियादी इशूज़ हैं लोगों के, उसको पीपल्स पार्टी बेहतर तौर पर हल कर सकती है। अभी हमारी ज़िम्मेदारी है, लोगों ने जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी कैंडिडेट की ज़िम्मेदारी है, हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अब आप कोई कोई रोड मैप रखेंगे चेयरमैन के सामने, अपनी पार्टी के सामने, कि हम अब 2-2.25 साल के अंदर हम कराची में इस तरह से मेहनत करें, जैसे फिर मैं कहूँगा जैसे आपने की अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में करते हैं या आप बल्दिया में करना चाहते हैं, कि हम कराची में एक टर्न अराउंड ला सकते हैं और यहाँ पर एक बहरहाल एक वैक्यूम पैदा हो रहा है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। तो कुछ रीथिंकिंग, कोई नया विजन, कोई नई इम्पेटस, कोई नई फोर्स से पीपल्स पार्टी आपके चेयरमैन आपको इजाज़त दे सकते हैं इसकी, और फिर मोबिलाइज कर सकते हैं पूरी सिंध गवर्नमेंट को इस तरफ? जी, मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि हमारी तवज्जो है, लेकिन चूँकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल हैं। पूरे शहर का कोई एक इशू नहीं है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। लेकिन चूँकि हम समझते हैं कि हमें यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है, तो हमें उन मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ इशूज़ को एड्रेस करना है। ज़ाहिर है कि किसी भी सियासी जमात के लिए अगर इंतखाबात में जाना है और जीतना है तो आपने लोगों को अपने करीब लाना है। और पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे, हमारे पास तो ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय इसके कि हम लोगों के वोटों के ज़रिए जीतें, वरना बाकी जमातें तो और हरबे भी इस्तेमाल करती रही हैं माजी में। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी संजीदगी के साथ ये कर रही है। और ये बात जो आपने पूछी, मैं आप पहले दोहरा चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची की एक बड़ी सियासी जमात बने, और हम इसीलिए ये काम कर रहे हैं। नई ज्वाइनिंग्स भी करवा रहे हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हम लेकर आना चाहते हैं जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकें, जो फेमिलियर हों, जो सोशल हों, जिनका लोगों के साथ रब्ता हो, ताकि वो लोगों के मसाइल साहब ये तो काम आएगा। ये तो यकीनन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसकी बड़ी सियासी अहमियत है। मगर सड़कें अच्छी हो जाएँ, कूड़े जल्दी उठने लगे, सफाइयाँ हो जाएँ, पानी आने लगे, बसें चल जाएँ, कुछ ये भी हो जाए ना कुछ। मेरा ख्याल है कि मैं लंबी बहस में नहीं जाता हूँ, लेकिन इस वक्त ये NA-249 हमारे लिए एक टेस्ट केस है। और मैं कह रहा हूँ कि शहरियों ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, उस हल्के के वोटर्स ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। अब हमारा काम है कि हम किस तरह से उनकी ज़िम्मेदारियों को उनको पूरा उतरते हैं, उनके एतमाद पर या उनकी उम्मीदों पर, और हम ये साबित करें कि जहाँ पीपल्स पार्टी के लोग जीतते हैं वहाँ लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों का काम करते हैं। थैंक यू सो मच सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे बड़ी मेहनत की, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की। डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने ना सूबाई हुकूमत की सपोर्ट थी, ना वफाकी हुकूमत की सपोर्ट थी, तकरीबन इलेक्शन जीत लिया। 500 वोट्स की हार कोई हार नहीं होती है। नवाज शरीफ का झंडा उन्होंने उठा रखा था, कराची में इतने बड़े वोट हासिल किए। इस पर बात करेंगे डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल से छोटे से वक्फे के बाद। टर्नआउट यकीनन मेजरेबल था NA-249 इलेक्शन, लेकिन फिर भी जो इलेक्शन था ये एक रेफरेंडम से कम नहीं था। और ये इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून अगरचे कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन लीगी उम्मीदवार डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने जमकर मुकाबला किया, ज़बरदस्त मुकाबला किया, दूसरी पोजीशन हासिल की और 683 वोट से वो सिर्फ ये इलेक्शन हारे हैं। गोया कि तकरीबन वो इलेक्शन जीत गए थे। ये भी बड़ी बात है कि मौजूदा माहौल में कराची के अवाम ने, इस हल्के ने बड़ी तादाद में नवाज़ शरीफ को वोट दिया, क्योंकि बहरहाल डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल नवाज़ शरीफ का परचम उठाए हुए थे, नवाज़ शरीफ के बयानिए की, उनकी सियासत की वो तर्जुमानी कर रहे थे। यानी कि आज भी नवाज़ शरीफ का वोट कराची के इस हल्के में कम से कम कायम है, और ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये भी दिलचस्प बात है कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, मुस्लिम लीग नून के किसी भी मरकज़ी रहनुमा की गैर मौजूदगी, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत की किसी किस्म की कोई इआनत, कोई मदद के बग़ैर मिफ्ताह इस्माइल ने तन्हा ये कैंपेन चलाई
और अनऑफिशियल नताइज के दौरान कई बार ऐसा लगा जैसे मिफ्ता इस्माइल ये ज़िमनी इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन बिल आखिर उनको सिर्फ 683 वोट की शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि इस हल्के में 731 वोट मुस्तरद भी हुए। इलेक्शन 2018 में इस हल्के से शहबाज शरीफ को सिर्फ 718 वोट से शिकस्त हुई थी, लेकिन आज का माहौल और 2018 के माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और ये बहरहाल इस इलेक्शन के नतीजे से ये बात सामने आई है। NA 249 के इंतखाबी नताइज के फ़ौरन बाद मरीम नवाज़ ने इलेक्शन को मुतनाज़िया करार दिया और कहा कि डस्का की तरह कराची में भी धुंध ने नताइज को तब्दील कर दिए, मगर याद रखें हमने ये सीट निकलने नहीं देंगे। मरीम नवाज़ का कहना था कि इलेक्शन कमीशन से नताइज रोकने का हम मुतालबा करेंगे। चैलेंज कर दिया है इन नताइज को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रीकाउंटिंग की बात की है और फोरेंसिक ऑडिट की बात की है मिफ्ता इस्माइल ने, लेकिन ज़बरदस्त कैंपेन की, ज़बरदस्त मुकाबला किया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब। मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, लेकिन इलेक्शन में तो हार जीत होती रहती है। ये 683 वोट की जो शिकस्त है ये कोई इतनी बड़ी शिकस्त नहीं है। ये फ़ोटो फिनिश हुआ, मगर आप कहते हैं कि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है ये आपको हराया गया है, मगर इसके लिए आपको स्पेसिफिक सबूत देना होगा, क्योंकि थ्रू आउट तो आपको कंप्लेंट नहीं थी। वोटिंग के दौरान, फिर जब तक कि आपके नताइज पॉजिटिव आ रहे थे उसके दौरान, फिर उसके बाद फिर ये आपकी शिकायत जो है ये पोस्ट रिज़ल्ट सामने आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कामरान भाई आपके इब्तदाई कलमात के लिए। कामरान साहब, मैंने तो अभी भी कोई ऐसी बात नहीं करी। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि क्योंकि इलेक्शन का रिज़ल्ट 5% के अंदर है, लिहाजा कानूनी तौर पर मुझे ये इख्तियार हासिल है कि मैं इस्तदा कर सकता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि वो रिकाउंट करवाएं। तो रिकाउंट करने में तो किसी को कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई, अगर किसी के दिल में चोर नहीं है या खुदा न खास्ता किसी को वो नहीं है डर, तो एक मरतबा रिकाउंट करा के देख लें। दोयम ये कि आज अभी भी मेरे पास 18 या 17 फॉर्म 45 मौजूद नहीं है, और जितने, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 258 पे मैं अभी तक लीड कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है, 258 से। लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसके अंदर अपेरेंटली पीपल्स पार्टी बहुत लंबा जीती हुई है, लेकिन वो आज तक अभी तक मेरे हाथ नहीं लगे। अच्छा, तीसरी बात ये कि जब इलेक्शन कमीशन का रिज़ल्ट आ रहा था तो 190 जब तक आए इनके पास फॉर्म 45 वक्त पे, तो पहले मैं आगे था। अब बड़ी अजीब सी बात है, आपने ख़ुद फरमाया कि छोटा इलेक्शन था, 20% का इलेक्शन था। हल्का जो है उसी के साथ गनी चौरंगी पे RO का ऑफिस था, और 5:30-6 बजे से रिज़ल्ट आना शुरू हो गए थे। हम सोचे थे कि 7 बजे तक तो सारा रिज़ल्ट आ जाएगा इफ्तार से पहले, चलो इफ्तार के 1 घंटे तक अगर आ जाए। लेकिन हम इनसे, इलेक्शन कमीशन से ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको व्हाट्सएप आ गए थे 8 बजे तक या नहीं, तो वो बता नहीं रहे। हमें ये पता है कि अंदर से कि 34 इलेक्शन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कभी उनको व्हाट्सएप ही नहीं करे। हम इनसे ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये देख लें कि जो आपको व्हाट्सएप आए थे और जो बाद में रिज़ल्ट आए थे, क्योंकि अजीब सी बात है कि आप 190 पे जीत रहे हैं और फिर अचानक आप हारना शुरू हो जाएँ। तो ये सिर्फ देख लें कि जो बाद में आए थे उनके आपको व्हाट्सएप आए थे, क्या व्हाट्सएप जो आए थे रिज़ल्ट्स के और जो एक्चुअल रिज़ल्ट्स आए वो सेम ही हैं, और ये इतनी देर क्यों हो गई? मतलब मुझे बताएं कि रात के 4 क्यों बजे हैं, जब कहते हैं कि रात के जनरल इलेक्शंस का फैसला। वो कहते हैं कि डिस्ट्रप्शंस हुई हैं, क्योंकि रमज़ान का ज़माना है, अफ्तार हुई, कोई नमाज़ें पढ़ रहे हैं लोग, जब अफ्तार का पूरा टाइम हुआ उसमें बहुत सारा वक्त जो है वो ज़ाया हो गया, और ये कुछ मामला कहते हैं। वो कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जितने वोट पड़े उसके लिहाज से आम जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शंस में 8-9 बजे तक तो इसके नतीजा आ जाना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं रमज़ान की वजह से ये मसला हुआ है। और देखिए कामरान भाई, मैं तो यहाँ बैठा हुआ था, सच्ची बात है कि हम तो तकरीबन खुशी बना रहे थे, और 10 बजे तक मेरे वकील जो थे वो उधर बैठे हुए थे RO की ऑफिस में। 10 बजे उनसे कहा कि आप चले जाएं। हम जब 11 बजे गए फिर भी हमको भी अंदर नहीं जाने दिया, जबकि कैंडिडेट का ये राइट होता है टू बी प्रेजेंट इन दी RO ऑफिस। अच्छा, उसके लेकिन आज बिलावल साहब ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी, मोहम्मद ज़ुबैर, आप लोग सब RO ऑफिस में मौजूद थे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी बिलावल भुट्टो साहब की। सर, मैं ये शाहिद खान अब्बासी साहब 2 बजे के बाद आए थे,
और मुसद्दक मलिक को तो गेट के अंदर भी नहीं आने दिया था, शायद अब्बासी साहब को 5 मिनट के लिए आने दिया था, और उसके साथ साथ सोहेल अहमद सयाल साहब भी मौजूद थे वहाँ पे, सईद गनी साहब भी मौजूद थे, वक़ार मेहदी साहब भी मौजूद थे। तो मतलब पीपल्स पार्टी के भी लीडरान थे मेरे ख़्याल से, तो वो भी और भी पार्टीज़ के लीडरान थे, PTI के MPs वगैरह थे। तो कोई मतलब कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, लेकिन जब वक्त हुआ था 11 बजे तो उस वक्त हमको नहीं जाने दे रहे थे, फिर जाने दिया। मेरी गुजारिश ये है कि बड़ी मैं सिर्फ अनयूजुअल बात कह रहा हूँ कि 190 तक जो है वो हम लीड कर रहे थे, उसके बाद हम हारने लगे। आप उस बात को एक सेकंड कतई नज़र रखते हैं, हम इस वक्त क्या इस्तदा कर रहे हैं कि आप जो है वो उसको फर्स्ट जो है वो हमारा लीगल राइट है कि आप रिकाउंट करें, उसको आप रिकाउंट कर लें। अच्छा, उसके बाद हमको अभी तक फॉर्म 45 कुछ मिसिंग है। अच्छा, अब और मैं आपको ये फॉर्म 45 दिखा सकता हूँ जो मेरे पास 258 है, जिसमें हमारी लीड है। अब उसके बाद वो कैसे 18 है जिसके अंदर इतना बुरा हार गए। अच्छा, उसके बाद एक आज जो बात ये TLP ने करी है वो ये है कि उनके पास 235 फॉर्म 45 हैं और उनके पास 235 में 11,000 से ज़्यादा उनके वोट हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन जो है वो 276 के बाद उनके 11,000 वोट दिखा रही है। तो उनको भी कुछ रिजर्वेशंस हैं। तो हमारी सिर्फ बात सुन लें, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। आपकी बड़ी एक लॉजिकल बात है। आप बेसिक ये कह रहे हैं रिकाउंट कर लो, ये वही बात है ना जो इमरान खान कहते थे 4 हल्के खोल लो। वो तो थोड़ी सी इससे ज़्यादा बात होती है रिकाउंट। आप कह रहे एक हल्का खोल दो, एक खोल दो। हमने ये भी बात करी, नहीं एक हल्का नहीं, मैं तो सिर्फ देखें सर, दो तीन गुजारिशात हैं। एक पोलिंग स्टेशन 2 हैं, 261, 262, जिसके अंदर जो पोलिंग एजेंट, जो पोलिंग स्टेशन के जो वो थे साहब, वो चले गए और हमको रिज़ल्ट्स भी नहीं दिए, हमारे पोलिंग एजेंट को भी रिज़ल्ट नहीं दिए, और वो थोड़े से नॉन कोऑपरेटिव थे। और उधर जो है वो बड़ा 220 वोट का फ़र्क आ गया मेरा और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का। अब जब इलेक्शन 500-600 कुछ वोट का और एक पोलिंग स्टेशन में 220 का और दूसरे का अभी तक मुझे नहीं पता कि क्या फ़र्क है, तो 400 वोट ये हो जाते हैं। एक जगह कहीं पर 83 वोट मुझे मिले हुए थे या 84 वोट मुझे मिले हुए थे, किसी मोहम्मद इस्माइल साहब को उन्होंने दे दिए जो किसी ने खड़ा किया था ऐसे ही जस्ट टू मेक कन्फ्यूजन। तो वो 84 वोट अगर अब वो इलेक्शन कमीशन ने हमारे ख्याल से उनकी तरफ दिए, हमारी तरफ नहीं दिए, वो हमको वापस मिलने चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि 500 वोट तो यही खड़े मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो ये इसको गिन लें, जल्दी क्या है। अभी आपने प्रॉपर ये पिटीशन फाइल कर दी इलेक्शन कमीशन को? जी सर, अभी तो देखें ना, अभी तो थोड़ी सी मामला और भी बढ़ गया। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की भी की वो नहीं है, रिकन्सिलेशन नहीं है। हम समझ रहे हैं कि फॉर्म 45 जो है, जो हमारे पास फॉर्म 45 है, वो रिकन्साइल नहीं हो रहे जो फॉर्म 45 या फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ने करा है। तो आपको उनको भी ज़रा देखना पड़ेगा। बहुत सारे फॉर्म 45 पे टोटल नहीं करे हुए, तो वो भी देखना पड़ेगा कि टोटल क्यों नहीं करे हुए। मैं अब आपको गारंटी करके बता सकता हूँ, आई थिंक पोलिंग स्टेशन नंबर 113 या 140 पे कि 390 वोट बनते हैं, लेकिन 383 का टोटल लिखा है, तो किसी को 7 वोट